गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। स्वागतम सभी लोगों का। आ जाइए भाई जल्दी से लाइव, जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए और मुझे जल्दी से बता दीजिए कोई भी कि कल हमने कहां तक पढ़ लिया था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जी हाँ बिल्कुल, हम कंप्लीट कर चुके थे राइज ऑफ न्यू स्टेट्स, भारत में नवीन राज्यों का उदय। तो चलिए एक बार मैं आपको फटाफट से सारी की सारी चीजें रिकैप बता देता हूं कि हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। हम लोग मॉडर्न इंडिया से हमने शुरुआत की थी। लॉकडाउन के बाद हमने मॉडर्न इंडिया पढ़ना शुरू किया था लाइव, जिसमें हमने भारत में यूरोपियों का आगमन, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया पढ़ लिया है। डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य का पतन हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा मराठास एंड पेशवास हमने कंप्लीट कर लिया है। राइज ऑफ न्यू स्टेट्स हमने पढ़ लिया है। 1857 का विद्रोह, द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये सारे के सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करते हैं अबाउट द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ऑन इंडिया। भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का आर्थिक प्रभाव। इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ऑन इंडिया, भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा और क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं घटित हुई, उसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अंग्रेज भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, और जब भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ था तो उस समय पूरी तरीके से अमीर और संपन्न हुआ करता था हिंदुस्तान। अगर हम यहाँ के हैंडलूम्स की बात करें, हस्तकरघों की बात करें, तो भारत में जो निर्मित वस्तुएं थी वो पूरे के पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ करते थे। भारत से ही बने हुए जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हुआ करते थे वो भारत से विदेशों में जाया करते थे, और विदेशी उसके बदले में हमें गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी दिया करते थे। यही कारण था कि इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि हिंदुस्तान में सोना आया तो करता था लेकिन यहां से वापस नहीं जाया करता था कभी भी, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा अमीर और बहुत ज्यादा संपन्न हुआ करते थे। यही कारण है कि हमें गोल्डन स्पैरो या हमें सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, क्योंकि हम बहुत ज्यादा अमीर लोग हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ, मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा, तो आप ध्यान रखेंगे कि जब यूरोपियन कंपनीज भारत में आई तो भारत के ही मुगल बादशाहों ने ब्रिटिशर्स को या फिर अन्य यूरोपियन कंपनीज को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी, और कहीं ना कहीं उनके ऊपर से अंकुश हटाए, उन्हें रिलैक्सेशन दी, उन पर से टैक्सेस हटाए, जिसकी वजह से धीरे धीरे यहाँ पर अपने कारोबार को बढ़ाया। किसने? ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने। यहाँ पर व्यापार तो कई सारे यूरोपियंस ने किया, कई सारे यूरोपीय देशों ने किया। जैसे हमने पढ़ा भी कि पुर्तगाली आए, डचीज आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी या फ्रेंच आए, लेकिन हम सब जानते हैं इनमें सबसे ज्यादा सफल होने वाले जो लोग थे वो ब्रिटिशर्स थे। और हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने ही भारत का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करके अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। अगर हम बात करें तो 17वीं 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में जो औद्योगिकरण हुआ, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो कारण था वो इंडिया का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होना था। उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। कहने का मतलब किस तरीके से हिंदुस्तान अमीर से गरीब हुआ और किस तरीके से यूरोप में ब्रिटेन अमीर हुआ, ये सारी की सारी चीजों के बारे में हमें बात करनी है। दोस्तों अगर हम 17th सेंचुरी के बारे में बात करें या 17वीं शताब्दी के बारे में बात करें, तो भारत से एक्सपोर्ट या निर्यात की जाने वाली जो वस्तुएं हुआ करती थी, जो पूरे के पूरे विश्व बाजार में प्रसिद्ध हुआ करती थी, वो कौन कौन सी हुआ करती थी? कॉटन टेक्सटाइल, सूती वस्त्र। एक सेकंड होल्ड करेंगे। भारत से एक्सपोर्ट होने वाली जो मुख्य चीजें हुआ करती थी वो कॉटन टेक्सटाइल या सूती वस्त्र, सिल्क टेक्सटाइल या रेशमी वस्त्र, इसके अलावा स्पाइसेस, मसाले, इंडिगो, नील, हैंडलूम्स या हस्तशिल्प, शुगर या शक्कर, मेडिसिन्स या औषधियां, वुडन गुड्स, लकड़ी का सामान आदि या एटसेट्रा। ये सारी की सारी वो महत्वपूर्ण वस्तुएं थी। मैं लाइव क्लास नहीं कर पाता हूं, नेट स्पीड स्लो है घर में, तो भाई बताओ क्या करें? तुम्हारे घर पे आके ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाएं? बताओ इसमें हमारी क्या गलती है? जहां से इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ है वहां पर बात करेंगे ना आप इस बारे में, इसकी प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वजीर क्या होता है? प्रधानमंत्री को वजीर कहते हैं। हस्तकरघा और हस्तशिल्प में क्या डिफरेंस है? हाथों से बनाई हुई हर व्यक्ति हस्तकरघा उद्योग में आती है, लेकिन अगर उसमें नक्काशी, उसको तराश कर या उसमें नक्काशी करके उसे बनाया जाता है तो हस्तशिल्प हो जाता है, क्योंकि वो चीज हाथ से बनी है और उसमें हमने अपनी शिल्प, अपनी आर्ट का भी इस्तेमाल करा है। दैट इज हस्तशिल्प।
चलिए पहले कमेंट कर लीजिए, जब कमेंट कर कर पेट भर जाए उसके बाद क्लास शुरू करेंगे। सारे के सारे लोग यहां पर कमेंट कर करके पहले पेट भर लीजिए, उसके बाद क्लास शुरू करते हैं, क्योंकि आप लोग इतने गधे हैं कि कहने से तो मानेंगे नहीं। कमेंट्स ऑफ कर दीजिए, कमेंट्स ऑफ कर दो, सिंपल। चलिए जी, कमेंट्स ऑफ कर दिए गए हैं। अब जो मर्जी कहते रहिए, मुझ तक नहीं पहुंचेगा, मतलब मुझे दिखाई नहीं देगा, पहुंचेगा जरूर बट स्क्रीन मैंने बंद करवा दी है तो मुझे दिखाई नहीं देगा। ये वो सारी की सारी मेन चीजें थी जो पूरे के पूरे वर्ल्ड मार्केट में भारत की प्रसिद्ध थी। भाई हम सब जानते हैं भारत मसालों के लिए प्रसिद्ध था, कपड़ों को दिया जाने वाला नील, उसकी जो खेती हुआ करती थी वो भारत में हुआ करती थी। भारत में सूती वस्त्र, अगर हम मुगल साम्राज्य की बात करें तो मुगल साम्राज्य विश्व का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हुआ करता था सूती वस्त्रों का और रेशमी वस्त्रों का। इसके अलावा यहाँ पर जो लोग नक्काशी और तराश कर हाथों से चीजें बनाया करते थे, यहाँ की चीनी, यहाँ की औषधियां, यहाँ की लकड़ी के सामान, ये सारी की सारी वो चीजें थी जिनकी पूरे विश्व बाजार में मांग हमेशा हुआ करती थी। और यही कारण हुआ करता था कि यहाँ से ये सारा का सारा सामान विदेशों में जाया करता था और वहां से बदले में हमारे पास सोना और चांदी आया करता था। और यही कारण था, इसी की वजह से हम इतने ज्यादा अमीर और इतने ज्यादा संपन्न हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही यूरोपियंस का भारत में आगमन हुआ, और स्पेशली अगर हम ब्रिटिशर्स के बारे में बात करें, मुगल बादशाह औरंगजेब मरा, औरंगजेब के मरते ही धीरे धीरे मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा और धीरे धीरे अपनी कंपनी का विस्तार किया। किसने? अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहां पर टर्निंग पॉइंट दबाया जब 1757 में अंग्रेजों ने जीता बैटल ऑफ प्लासी, और फिर 1764 ईस्वी में बैटल ऑफ बक्सर। और हम सब जानते हैं इन दोनों ही युद्ध में जीत के बाद पूरे के पूरे बंगाल प्रांत में दीवानी के जो अधिकार थे वो सारे के सारे किसके पास आ चुके थे? अंग्रेजों के पास। अब अंग्रेज ही पूरे के पूरे बंगाल प्रांत, उड़ीसा, बिहार प्रांत में टैक्स वसूल कर रहे थे और यहीं से शुरुआत हुई अंग्रेजों के डोमिनेंस की, और यहीं से इकोनॉमिक इंपैक्ट उस ब्रिटिश एम्पायर का भारत पर पड़ने लगा। अभी तक हम लोग आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते थे, इसे आप सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी भी कह सकते हैं। अभी तक हम आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते थे क्योंकि अभी तक हमारे देश में जिस भी चीज की कृषि होती थी, जो भी चीज बनती थी वो हमारे लिए हुआ करती थी, हमारे ही जरूरत के लिए हुआ करती थी, या हम उसे एक्सपोर्ट कर दिया करते थे, जिससे हमें ही क्या मिलती थी? आमदनी मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे जब अंग्रेजों का प्रभाव यहां पर बढ़ा तो ये जो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी ये बदल गई किसमें? औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में। क्या होता है उपनिवेशवाद या कॉलोनियलिज्म? सबसे पहले छोटी सी, भाई हम सब जानते हैं कॉलोनियलिज्म ही क्या कहलाता है? उपनिवेशवाद। और सिंपल सी भाषा में कॉलोनियलिज्म या उपनिवेशवाद की परिभाषा ये होती है कि जब किसी भी ताकतवर देश के द्वारा किसी कमजोर देश की पूरी अर्थव्यवस्था और पूरे के पूरे प्रशासन पर अधिकार कर लिया जाता है, दैट इज नोन एज कॉलोनियलिज्म। उसी को हम उपनिवेशवाद कहते हैं। और हम सब जानते हैं यही किया था अंग्रेजों ने भारत में आकर। अभी तक जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो हमारी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी, लेकिन उसे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था बनाकर डाला किसने? अंग्रेजों ने। और ये कैसे कैसे हुआ इसके बारे में हम बात करेंगे। धीरे धीरे बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद अंग्रेजों ने हमारे व्यापार पर अधिकार करना शुरू किया, और वो चीजें जिनके उत्पादन पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित था, जो पूरी तरीके से बैन था, उस पर भी आकर अधिकार किया किसने? अंग्रेजों ने। जैसे नमक, सुपारी, अफीम, चाय, ये कुछ वो उद्योग थे जिन पर व्यापार करने का अधिकार अंग्रेजों का नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने बंगाल पर अधिकार किया तो इन सारी की सारी चीजों पर भी अधिकार कर लिया। अभी तक तो यूरोप को, अभी तक तो ब्रिटेन को भारत में बने हुए कपड़ों पर ही निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या काम किया कि भारत से जिन सूती वस्त्रों का निर्यात होता था, जिन रेशमी वस्त्रों का निर्यात होता था, उन सब पर बैन लगा दिया। कहां पर? इंग्लैंड में या ब्रिटेन में। कहने का मतलब ताकि भारत उन सब चीजों का निर्यात ना कर सके। इन 1700 ब्रिटेन बैंड द इंपोर्ट ऑफ कलर्ड कॉटन टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया and applied 15% import duty। अभी तक तो पूरा का पूरा विश्व भारत के लिए एक बड़ा बाजार बना हुआ था। अब अगर भारत से निर्यात कम करवाना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि जो विश्व बाजार है उसको खत्म करना होगा। और जिन जिन देशों में हमारा सामान जाता है उन देशों में इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा देने से क्या होगा? लोग इंपोर्ट करना ही बंद कर देंगे। ये उद्देश्य था अंग्रेजों का सबसे पहला। 1700 ईस्वी में भारत में जो रंगीन सूती वस्त्र ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किए जाते थे उन पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया, और इंग्लैंड में किसी भी प्रकार का अगर कोई भी सूती वस्त्र आता है तो उस पर 15% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई। इसके अलावा 1720 में इन 1720 सिल्क टेक्सटाइल वाज आल्सो बैंड इन इंग्लैंड। इसके अलावा इंग्लैंड में रेशमी वस्त्रों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया।
अभी तक तो भारत में बना हुआ सामान कहा जाता था, ब्रिटेन में जाता था, लेकिन अब अंग्रेजों का उद्देश्य क्या हुआ कि हम भारत से रॉ मटेरियल या कच्चा माल लेते हैं और उसी कच्चा माल से फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं कहां पर, अपने देशों में, और फिर हम उसे भारत में क्या करेंगे, महंगे दामों पर बेचेंगे। तो ध्यान रखेंगे, इसका एम या इसका उद्देश्य था, ऐसा करने का उद्देश्य था भारत से कच्चा माल प्राप्त करके अपने यहां उत्पादन करना और उसे महंगे दामों पर भारतीय बाजारों में बेचना। अंग्रेजों के द्वारा यह उद्देश्य बना लिया गया और यहीं से फ्रॉम देयर ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म स्टार्टेड। और ध्यान रखेंगे, यहीं से ब्रिटिश उपनिवेशवाद की और यहीं से ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई। यहीं से शुरू हुआ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म या ब्रिटिश उपनिवेशवाद। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद है या जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। इसको 3 चरणों में विभाजित किया गया है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद को विभाजित किया जाता है 3 फेजेस में। इसके मुख्य 3 चरण हैं। सबसे पहला कॉमर्शियल फेज, जिसे वाणिज्यिक चरण आप कह सकते हैं, जो पीरियड है 1757 से लेके 1813 ईस्वी तक का। ये जो पीरियड है इसको कहा जाता है कॉमर्शियल फेज या वाणिज्यिक चरण। अगला इंडस्ट्रियल ओपन ट्रेड, जिसे हम कहते हैं औद्योगिक मुक्त व्यापार। और जो औद्योगिक मुक्त व्यापार है, इसका चरण 1813 से लेकर 1858 ईस्वी तक रहा। और उसके बाद तीसरा चरण कहलाता है फाइनेंशियल कैपिटलिज्म या वित्तीय पूंजीवाद। फाइनेंशियल कैपिटलिज्म या वित्तीय पूंजीवाद, और ये पीरियड है आफ्टर 1860, 1860 के जो बाद का पीरियड है उसी को कहा जाता है फाइनेंशियल कैपिटलिज्म या वित्तीय पूंजीवाद। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कॉमर्शियल फेज के बारे में या वाणिज्यिक चरण के बारे में। 1757 मतलब बैटल ऑफ प्लासी से लेके 1765 तक बंगाल के नवाबों से प्रति वर्ष 40 लाख रुपए वसूल किए गए, क्योंकि हम सब जानते हैं प्लासी के युद्ध में भी बंगाल के नवाबों की हार हुई थी और मुगल बादशाह और अवध और बंगाल के नवाब बैटल ऑफ बक्सर में भी बुरी तरीके से पराजित हुए थे अंग्रेजों से। दूसरा काम 1765 से लेकर 1772 तक चली डायरकी इन बंगाल या बंगाल में द्वैध शासन, जिसके तहत पूरे के पूरे बंगाल को लूटा गया। हम सब जानते हैं कि मुगल साम्राज्य में एक सेकंड रुकेंगे। सत्रह सौ पैंसठ से 1772 तक बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लगाया। और ध्यान रखेंगे, इसी 7 साल के पीरियड को कहा जाता है लूट ऑफ इंडिया। और जिस पीरियड में यहां पर हुई लूट, ये कहलाती है भारत की लूट। इसी टाइम पीरियड में हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन। इसी पीरियड में ब्रिटेन का औद्योगिकरण हुआ। इसके बाद लिखिए इंपैक्ट ऑन एग्रीकल्चर या कृषि पर प्रभाव। इंपैक्ट ऑन एग्रीकल्चर या कृषि पर प्रभाव। कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ध्यान रखेंगे। ब्रिटिशर्स स्टार्टेड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर इन इंडिया। अंग्रेजों ने भारत में
वाणिज्यिक कृषि की शुरुआत की। कहने का मतलब अभी तक ब्रिटिशर्स स्टार्टेड कमर्शियल एग्रीकल्चर इन इंडिया। अंग्रेजों ने भारत में वाणिज्यिक कृषि की शुरुआत की। कहने का मतलब यह है कि अभी तक जो भारतीय थे वो अपने ही जीवन निर्वाह के लिए, वो अपने ही गुजारी के लिए क्या किया करते थे? कृषि किया करते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने आकर यहाँ पर कृषि का वाणिज्यिकरण किया और भारतीय किसानों से जबरदस्ती वो कृषि करवाई या उन चीज की खेती करवाई जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके? प्रॉफिट हो सके। और हम सब जानते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी, टोबैको या तंबाकू, इसके अलावा चाय, इसके अलावा अफीम, इसके अलावा नील, कपास, कॉटन। ये कुछ वो चीजें थी जो कॉमर्शियली भारतीय किसानों से जिनकी खेती करवाई गई, जिनकी कृषि करवाई गई। इससे लोगों के खाने के लिए, लोगों के जीवन निर्वाह के लिए जो ग्रेन्स, जो गेहूं था, उसकी कमी हुई और धीरे धीरे भारत में गरीबी और भुखमरी बढ़ने लगी। इसके अलावा हम सब जानते हैं 1772 में बंगाल का गवर्नर बनकर आया वॉरेन हेस्टिंग्स। और मैंने आपको बताया था कि इस यही वॉरेन हेस्टिंग्स वो व्यक्ति था जिसने आकर बंगाल के द्वैध शासन को खत्म किया था। इसने आकर भारत में द्वैध शासन को खत्म किया और द्वैध शासन खत्म करके ही एबोलिस्ट द डायरकी। इसी ने द्वैध शासन का अंत किया। और ध्यान रखेंगे, द्वैध शासन का अंत करके वॉरेन हेस्टिंग्स अप्लाइड फार्मिंग सिस्टम या इजारेदारी प्रथा इन बंगाल। बंगाल से द्वैध शासन खत्म करके इसने बंगाल में फार्मिंग सिस्टम या इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। सबसे पहले समझेंगे फार्मिंग सिस्टम या इजारेदारी प्रथा क्या हुआ करती थी। दोस्तों ध्यान रखेंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स ने फार्मिंग सिस्टम या इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। और ये फार्मिंग सिस्टम क्या था? ध्यान रखेंगे, फार्मिंग सिस्टम के तहत किसी भी क्षेत्र या किसी भी भूभाग को उस व्यक्ति को टैक्स वसूल करने के लिए दे दिया जाता था जो उसकी सबसे ज्यादा बोली लगाया करता था। कहने का मतलब एक पर्टिकुलर प्रांत या एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसी व्यक्ति को एक नियमित समय के लिए वो प्रांत दे दिया जाएगा। अब उस प्रांत से जितना भी टैक्स वसूल करना होगा या जितना भी रेवेन्यू जनरेट करना होगा वो व्यक्ति खुद वहां से टैक्स वसूल करके या लगान वसूल करके किसको देगा? अंग्रेजों को देगा। ये एक तरीके से ठेका हुआ करता था जिसमें ठेके पर एक प्रांत या एक जगह को या एक जमीन को ले लिया जाता था और वहां से सारा का सारा लगान या टैक्स वसूल किया जाता था और उसका कुछ भाग अपने पास रखकर सारा का सारा भाग किसको दे दिया जाता था? कंपनी को दे दिया जाता था या ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता था। लेकिन ध्यान रखेंगे ये जो सिस्टम था ये बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ। इसके बाद 1793 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया लॉर्ड कॉर्नवालिस। और ध्यान रखेंगे इसी लॉर्ड कॉर्नवालिस के ही द्वारा लगाया गया परमानेंट सेटलमेंट, जिसे हिंदी में कहा जाता है स्थायी बंदोबस्त। अब हम बात करेंगे परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त के बारे में। और ध्यान रखेंगे टोटल ब्रिटिश एम्पायर के लगभग 19% पार्ट पर अप्लाई किया गया था परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त को, जिसे जमींदारी प्रथा भी कहा जाता था, जिसे जमींदारी प्रथा भी कहा जाता था। और यह अप्लाई किया गया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी इन उत्तर प्रदेश एंड नॉर्दर्न कर्नाटका में। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी और कर्नाटक के उत्तरी भाग में स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत भी एक भूमि को या एक क्षेत्र को एक व्यक्ति को सौंपा जाता था जो वहां का क्या कहलाता था? जमींदार कहलाता था। और वही जमींदार टोटल टैक्स का 10% या 11% अपने पास रखकर बाकी कंपनी को जमा कराता था। एक व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र का या किसी भी एरिया का जमींदार बना दिया जाता था और जमींदार बनाकर उसी को यह जिम्मेदारी सौंपी जाती थी कि वो जितना भी लगान, जितना भी टैक्स वसूल करेगा उसका 10वां या 11वां भाग अपने पास रखेगा, बाकी सारे का सारा जो भाग होगा वो कंपनी में जमा करा देगा। इससे अंग्रेजों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, ना ही टैक्स वसूल करने की जरूरत थी। अब जमींदार ही लोगों का शोषण करके टैक्स वसूला करते थे और सीधी सीधी आमदनी अंग्रेजों के पास आ जाया करती थी। और अगर जमींदार लोग टाइम पर टैक्स नहीं देते थे तो उनसे ठेका छीन लिया जाता था। इसीलिए जबरदस्ती जमींदार ही किसानों को शोषण करके उनसे टैक्स वसूला करते थे। इसीलिए
अब अंग्रेजों की जो गुडविल थी वो खराब होने की बजाय जो इज्जत थी या जो गुडविल थी वो किसकी खराब होने लगी थी? जमींदारों की होने लगी थी। इसके बाद अगला लिखिए, रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम या रैयतवाड़ी व्यवस्था। और ध्यान रखेंगे इसके खोजकर्ता या इसके प्रवर्तक जो है वो दो लोग माने जाते हैं, एक का नाम थॉमस मुनरो और दूसरे का नाम कैप्टन रीड। सबसे पहले 1792 में इसकी शुरुआत तमिलनाडु में की गई। और ध्यान रखेंगे तमिलनाडु के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के लगभग 51% भाग पर ही इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया जो कहलाती थी रैयतवाड़ी व्यवस्था या रैयतवाड़ी सिस्टम। और ध्यान रखेंगे दैट सिस्टम वॉज स्टार्टेड इन, इस व्यवस्था को शुरू किया गया था कहां पर? मद्रास में, बंबई में, ईस्ट बंगाल में और असम के कुछ भाग में। और रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या हुआ करता था? यहां पर कोई भी जमींदार नहीं हुआ करता था, यहां पर जमीन का मालिक ही रिस्पॉन्सिबल हुआ करता था टैक्स पे करने के लिए। और यहां पर जितने भी किसान हुआ करते थे, कितने भी कृषक हुआ करते थे, वो खुद ही रैयतवाड़ हुआ करते थे, जिन्हें अपनी उपज के बाद एक भाग लगान के रूप में ब्रिटिश सरकार को देना होता था। और कितना भाग देना होता था? ध्यान रखेंगे यहां पर टैक्स या जो लगान वसूल किया जाता था वो टोटल उपज का 33 से 55% हुआ करता था। इसे रैयतवाड़ी सिस्टम कहा जाता था। अगला महालवाड़ी सिस्टम। अगला महालवाड़ी सिस्टम या महालवाड़ी व्यवस्था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे ब्रिटिश साम्राज्य के कुल लगभग 30% एरिया पर चलती थी महालवाड़ी व्यवस्था या महालवाड़ी सिस्टम। और ध्यान रखेंगे इसको स्टार्ट किया गया था, स्टार्टेड इन सम पार्ट ऑफ डेक्कन, यूनाइटेड प्रोविंस। हम सब जानते हैं वर्तमान का उत्तर प्रदेश ही क्या कहलाता था? यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था। इसके अलावा आगरा का क्षेत्र एंड सम पार्ट ऑफ पंजाब, इन जगहों पर महालवाड़ी सिस्टम अप्लाई किया गया था। और इस महालवाड़ी सिस्टम में एक पूरे के पूरे गांव और एक पूरे के पूरे कम्युनिटी को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी लगान भरने की। और ध्यान रखेंगे यहां पर ना तो लगान जमींदार वसूल करता था और ना ही लगान डायरेक्टली फार्मर्स या किसान कंपनी को दिया करते थे। यहां पर एक पूरा का पूरा गांव और एक पूरा का पूरा समुदाय एक जो लगान हुआ करता था उसको क्या किया करते थे? दिया करते थे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे ये जो महालवाड़ी सिस्टम है ये भी बाकी सिस्टम की ही तरह क्या हुई थी? पूरी तरीके से विफल हुई थी। लेकिन इससे नुकसान ये हुआ कि बहुत तेजी से अंग्रेज अमीर होने लगे और भारतीय बहुत तेजी से गरीब हुए, क्योंकि हमारे उत्पादन का मैक्सिमम जो भाग था वो अंग्रेजों के ही पास चलाया जाता था। और क्योंकि वो अंग्रेजों के पास ही चला जाता था, अंग्रेज बिलीव करते थे कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में, और यही कारण होता था कि भारत में जो अनाज हुआ करता था वो लोगों के भी गुजारे के लिए नहीं बचा करता था। और दोस्तों यही कारण रहा कि तेजी से गरीबी और भूखमरी भारत में बढ़ी। और ध्यान रखेंगे 1866-67 में उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ा। और ध्यान रखेंगे इसी घटना को दुखों का महासागर कहा जाता है। और यही सारी की सारी चीजें जो अंग्रेजों के द्वारा भारत में अप्लाई की गई। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले इसे ड्रेन ऑफ वेल्थ या धन का बहिर्गमन कहा गया। किसके द्वारा? दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। और ये जो थ्योरी है, ये जो सिद्धांत है ड्रेन ऑफ वेल्थ का, ये दिया ही किसके द्वारा गया था? दादा भाई नेहरू जी और महादेव गोविंद रानडे के द्वारा। तो हम समझेंगे और लिखेंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत।
दादा भाई नेहरूजी ने ही सबसे पहले थ्योरी दी थी जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कहा जाता है या धन के बहिर्गमन का सिद्धांत कहा जाता है। दादा भाई नेहरूजी ने ही सबसे पहले, आप सब जानते हैं कि पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय जो थी वो भारत में कैलकुलेट की थी। और ध्यान रखेंगे, दादा भाई नेहरूजी के द्वारा ही सबसे पहले ये कहा गया था कि भारत में जितनी भी आमदनी होती है वो सारा का सारा पैसा क्या कर दिया जाता है, अधिक मात्रा में विदेश भेज दिया जाता है और फिर वही लोन बनकर और फिर वही ऋण बनकर दोबारा भारत में भेजा जाता है, जिससे भारत कर्जदार होता है, भारत गरीब होता है और बहुत तेजी से अमीर होता है। कौन? ब्रिटेन या इंग्लैंड। तो ध्यान रखेंगे, दिस थ्योरी was given by दादा भाई नेहरूजी and महादेव गोविंद रानाडे। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी या धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दादा भाई नेहरूजी और महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा दिया गया था। चलिए क्लास का समापन करेंगे यहीं पर, इसको कल कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा टॉपिक बचा है, इसको कल सुबह फिनिश करके फिर हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर लगातार पिछले वीक से आपकी डेली हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। तो कोई आदमी यहाँ पर लिख रहा था बेवकूफों की तरह, गधों की तरह, कि पहले इस बैच को कंप्लीट कराओ फिर अगला बैच बनाओ। हमें अगला बैच कब बनेगा या कब नहीं बनेगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट। हू द हेल आर यू टू डिसाइड दैट? सबसे पहली चीज तो ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो अपने अधिकार क्षेत्र के हिसाब से ही मुंह खोलना चाहिए, सिंपल सी बात है। और रही बात आपकी, तो दो क्लासेस आप सभी लोगों की पिछले वीक से ही लगातार लग रही है और अब बहुत जल्दी आपकी जो साइंस की क्लासेस हैं वो भी कंटिन्यू करा दी जाएंगी। और ये मैंने आपको कल भी बता दिया था, लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो भाई साहब गुइयां छीलिए जाकर, गुइयां के पकौड़े खाइए, इसके अलावा आप और कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, कल मुलाकात होगी और कल फिर हम बात करेंगे। और एक और चीज, इंस्टा में आपने लूडो का कोड भेजा। एक और चीज मैं बता देता हूं, टेलीग्राम पर मेरे नाम से जितने भी चैनल चल रहे हैं, ये मैंने कल भी बोला था, ठीक है। अगर वहां पर मेरे बारे में कोई चर्चा होती है या मेरे नाम से या मेरी तरफ से कोई आपको रिप्लाई करता है तो वो मैं नहीं हूं, ये मैंने आपको बता दिया था पहले भी। तो वो कोई मेरा नाम का इस्तेमाल करके आपसे मजे ले रहा है, खासकर लड़कियां, इस बात का ध्यान रखना भाई, है ना, क्योंकि ऐसी कई सारी कंप्लेंट्स मेरे पास ऑलरेडी आ चुकी हैं। जितनी भी महिलाएं और कन्याएं यहाँ पर पढ़ रही हैं और मुझे लाइव सुन रही हैं, तो प्लीज टेलीग्राम पर मैं समझ के या अभिषेक सर समझ के किसी को भी मैसेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मैं नहीं हूं। ना तो मैं टेलीग्राम पर एक्टिव हूं और ना ही मैं इंस्टाग्राम पर कुछ भी पोस्ट करता हूं। तो ये सारे के सारे फेक अकाउंट्स हैं जो मेरे ही नाम से किसी और तुम्हारे जैसे किसी एहसान फरामोश स्टूडेंट ने बना लिए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स की तो नीति ही होती है जिस थाली में खाना उसमें ही छेद करना। तो आप ही के तरीके से कोई, आप ही के तरीके का कोई आदमी है जिसने काम किया है, तो अगर कुछ भी लूडो की बातें जो भी मेरे बारे में बातें हो रही हैं या होती हैं टेलीग्राम पे, तो आप समझ जाइएगा वो मैं नहीं हूं, मेरे नाम का इस्तेमाल करके कोई और ही मजे ले रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना फेसबुक अकाउंट और फेसबुक पेज चलाता हूं, सिर्फ व्हाट्सएप चलाता हूं और सिर्फ करियर पे पढ़ाने आता हूं। इसके अलावा और कोई जरिया नहीं है मुझसे बात करने का। तो प्लीज और कहीं पर कोई भी मैसेज मत कीजिएगा, खासकर मैं लेडीज और गर्ल्स को बोल रहा हूं ये बात, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि आप लोग हमें फोन नहीं कर पाएंगे या आपके अंदर हेजिटेशन होगी, आप हमें फोन नहीं करेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे और वहां पर कोई बहुत प्यार से बेटा बेटा करके आपको रिप्लाई करेगा। तो भैया ध्यान रखिएगा, मैं इतने प्यार से बात करता ही नहीं हूं, पहली बात तो ये है। तो प्लीज गुमराह होने की जरूरत नहीं है। पता चला आप खुश हो रहे हो कि अभिषेक सर ने मुझे रिप्लाई कर दिया और पता चला अभिषेक सर को तो पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है, और हो सकता है ना, और ऐसा हुआ है, ऐसा पहले भी हुआ है, तो इस बात को प्लीज ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है कि मुझे बहुत बाद में, महीनों के बाद में पता चला कि भाई साहब 2-3 लड़कियों के तो अभिषेक सर के नाम से अफेयर चल रहे थे भाई, है ना। तो ये इस बात को ध्यान रखेंगे। मैं खासकर बोल रहा हूँ गर्ल्स और महिलाओं के लिए, भाई आप लोग सिंपल सी बात है, एजिटेट होते होंगे हम लोगों को मैसेज करने के लिए। अगर आपको कोई भी काम है, जस्ट लीव अ मैसेज ऑन माय फेसबुक पेज और ऑन माय फेसबुक अकाउंट। इसके अलावा टेलीग्राम, इसके अलावा इंस्टाग्राम और आलतू फालतू कहीं पर भी कोई कमेंट या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इवन मेरे नाम के इतने सारे यूट्यूब चैनल आपको मिलेंगे, वहां पर रिप्लाई भी मिलेंगे। आपने कहा वाह सर क्या क्लास थी, वहां पर रिप्लाई भी आएगा, थैंक यू बेटा, लेकिन वो मैं नहीं हूं, वो मेरे नाम से कोई और मुझे ले रहा है भाई। इस बात को प्लीज ध्यान में रखिएगा, हाथ जोड़कर बोल रहा हूं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे नाम खराब होता है और आप ही जैसे स्टूडेंट्स ही लोग हैं जो ये काम करते हैं। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखें और अगर ऐसा कहीं होते हुए देखते हैं तो मुझे तुरंत इत्तला करें इस बात की। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत, कल दोबारा से मुलाकात होगी आपसे। हैव अ नाइस डे, शुक्रिया बहुत बहुत, खुदा हाफिज।